गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मार्क्समैन इन फिजिक्स की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो पुरानी वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, इस बात को आप ध्यान दें। आज हम बेसिकली करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो इससे पिछली दोनों वीडियोस देख चुके हैं, क्योंकि उसमें हमने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कवर किया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, कोई बच्चा अभी हम लोगों से नया जुड़ा है, तो प्लीज पहले पुरानी जो थ्योरी की जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो उन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए ताकि साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी पता चलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन से, 1 नंबर के सवाल। अच्छा, जितने भी सवाल मैं आज आप लोगों को यहां पर सॉल्व करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए 1 मार्क क्वेश्चंस। और 1 मार्क क्वेश्चंस में सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, एक बार जरा पढ़ते हैं। कहता है ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ्स showing variation of photoelectric current with applied voltage for 2 incident radiations of equal frequency and different intensities। कहता है 2 रेडिएशन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जिनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो बट फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल हो। और ये कहता है हायर इंटेंसिटी के लिए ग्राफ को मार्क कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली 2018 में। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। याद कीजिए जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने 3 रेडिएशंस के लिए ये ग्राफ बनाया था। इसमें एक तरफ लिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक तरफ ली गई थी वोल्टेज या पोटेंशियल कह लीजिए आप इसको, और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है। सो वी नीड टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी तो 2 अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ होगा। ये I1 के लिए, ये I2 के लिए, और जो इंटेंसिटी बड़ी है वो I1 है, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है। और ये वाला जो पोटेंशियल है ये होता है भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली। तो ये ग्राफ बनाने को आपको कहा गया। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो इसमें 3 इंटेंसिटीज के लिए हमने ड्रॉ किया था, I1, I2, I3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है ग्राफ बनाओ डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला रिकॉल करो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट करता हो। और फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर H अपॉन में √2mk। तो ये लैम्डा जो है √k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ हम लोग लैम्डा ले लें और एक तरफ हम लोग काइनेटिक एनर्जी अगर ले लें तो ग्राफ इनवर्स ड्रॉ होगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट एंड राइट इट्स SI यूनिट। कह रहा है इंटेंसिटी को डिफाइन करो क्या होती है। मैं इंटेंसिटी की डेफिनेशन आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिए साथ के साथ। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर बनता है इंटेंसिटी, मैं इसका फॉर्मूला थ्योरी पढ़ाते टाइम भी बता चुका हूं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है भाई एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया इनटू में टाइम। रही बात इसकी SI यूनिट की, अपन अगर इसकी SI यूनिट बनाएंगे तो ध्यान से देखो, एनर्जी की यूनिट जूल, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट बनेगी। तो किसी भी चीज को बेसिकली लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमको ग्राफ दिया हुआ है और मैं पहले ग्राफ बना देता हूं आप लोगों के लिए, किस तरीके से ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है। like this graph have been drawn।
ये और यहां से ये कर्व C है, ये कर्व B है, ये कर्व A है, और ये I1 है, ये I2 है, और ये हम लोग का I3 है। इस तरफ दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस तरफ लिखा हुआ है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है जी। और सवाल हम लोगों से क्या पूछ रहा है, समझिए। सवाल पूछ रहा है कि वो दो कर्व बताइए जिसके लिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। अब ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो कौन सी क्वांटिटी है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये देख लो कि किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। देखो ध्यान से, ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी अलग अलग है, क्योंकि देखो करंट दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो वो दो कर्व कौन कौन सी हैं? ए है और बी है, जिनकी इंटेंसिटी तो अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए भाई, तो अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है एक एक्सपेरिमेंट में वो 1.5 वोल्ट है। गिवन हमको ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली 1.5 वोल्ट। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी पूछी है। याद करो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि EV0 बराबर ½ mv²। यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E, जो कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19, और V0 की जगह आपको दिया हुआ है 1.5 जूल। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है। 6th क्वेश्चन, इस तरीके के काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पेपर में। कहता है एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। कहता है बताइए इनकी काइनेटिक एनर्जीज के बीच में क्या रिलेशन होगा। मतलब क्वेश्चन में गिवन जो बात है वो ये है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बात आप लोगों को गिवन है और ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला ढूंढिए जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट करता हो, और वो फॉर्मूला जो कनेक्ट करेगा वो है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में √2m_k, है ना। वो फॉर्मूला जो इनको कनेक्ट करेगा वो होगा H अपॉन में √2m_k। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा होगा वो जाएगा H अपॉन में √2 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। लैम्डा ऑफ अल्फा हो जाएगा H अपॉन में √2 मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें। लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, H अपॉन में √2 MEKE इंटू √2 m⁴K⁴ डिवाइड बाय H। H ने H को मार दिया और ये रूट के अंदर 2 भी 2 को मार देगा। ये गिवन है कि लैम्डा दोनों का बराबर है, तो लैम्डा E बाय लैम्डा अल्फा 1 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, 1 बराबर हो जाएगा √of m⁴K⁴ अपॉन में MEKE। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो 1 बराबर m⁴K⁴ अपॉन में MEKE, या KE अपॉन K⁴ आ जाएगा m⁴ अपॉन में ME। दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो ग्राफ है वो बेसिकली थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है PDF बनाने की वजह से,
मैं बता देता हूं ग्राफ क्या है, एग्जैक्टली ग्राफ क्या दिया हुआ है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। इधर जो है एक तरफ लैम्डा दिया हुआ है और एक तरफ 1/√v दिया हुआ है, और इनके बीच का ग्राफ दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हो रखे हैं, एक ग्राफ है बी और एक ग्राफ रहेगा ए। कहता दो लाइन है ए और बी, इन द प्लॉट गिवन बिलो शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस 1/√v वेयर v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू पार्टिकल्स कैरिंग द सेम चार्ज। दो पार्टिकल्स की बात हो रही है लेकिन दोनों पार्टिकल्स में चार्ज सेम है। कहता विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। कहता कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे पार्टिकल को जिसका मास स्मॉलर हो। देखो मेरी बात को समझो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। इसका फायदा ये हुआ कि हमने ये 1/√v की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट कर दी है। जब हमने 1/√v की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट कर दी है तो आप ये देखिए, ये आया लैम्डा b और ये आया लैम्डा a। जो बात हमको साफ साफ दिख रही है वो ये कि जो लैम्डा b है वो बड़ा है लैम्डा a से। अब लैम्डा जो है वो होता है h/mv, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो भाई जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा आएगा। लैम्डा ज्यादा b का आ रहा है तो इसका मतलब इसका मास कम है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ b इज लेस देन मास ऑफ a। हाँ ना बोलो भाई, ये हो गई कहानी। तो ये क्वेश्चन उतारो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए 8वां सवाल। कहता भाई दो मेटल हैं M1 और M2 और दोनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। M1 का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और M2 का वर्क फंक्शन दिया हुआ है भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कह रहा बताओ किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब देखो एक बात को समझो, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई h न्यू नॉट। तो इस न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं c/लैम्डा नॉट, यानी कि बात सीधी सी है कि लैम्डा नॉट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ भाई वर्क फंक्शन पे। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसका लैम्डा नॉट कम, जिसका वर्क फंक्शन कम उसका लैम्डा नॉट ज्यादा। वर्क फंक्शन इसका कम है तो लैम्डा नॉट 1 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा नॉट 2। इस तरीके से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको टैकल कर सकते थे। और यहां पर हमारे 1 मार्कर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे बेसिकली 2 मार्क क्वेश्चंस। वी विल स्टार्ट विद 2 मार्क क्वेश्चंस और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझो। इसने ना 4 मेटल दे रखे हैं, सोडियम दिया है, पोटेशियम, कैल्शियम और मोलिब्डेनम। कहता है भाई इसका वर्क फंक्शन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सभी का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। कहता है अगर इन चारों मेटल्स के ऊपर हम एक लाइट फॉल कराएं जिसकी वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर है, कहता बताओ किस किस में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और क्यों। अब देखो सवाल ना ये लॉजिकली सॉल्व किया जाएगा वास्तविकता में। कह रहा लाइट की वेवलेंथ इतनी है, इस लाइट को इन चारों के ऊपर फॉल कराया गया, तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी तो होगा जब तुम्हारी लाइट में कम से कम इतनी एनर्जी होगी। अगर इतनी एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या काम करो, इस वेवलेंथ की एनर्जी ही कैलकुलेट कर लो। देखो मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने के, क्योंकि एनर्जी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो होता है hc/लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहां से अगर अपन लोग एनर्जी को कैलकुलेट करें तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में वेवलेंथ है भाई 412.5 इंटू 10 की पावर -9। अब जरा ठहरो, ये आंसर तो तुम्हारा जूल में आएगा, लेकिन ये सब तो तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं। तो या तो तुम इन सबको जूल में बदलो या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। तो सबको जूल में बदलना तो इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो हम इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और अब ये आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेसिकली अभी आंसर निकल गया हम लोगों का, है ना भाई।
एक तो तरीका ये हो गया, काफी लेंथी मेथड है, या तो ऐसे कर लो, या एक मैं तुम्हें शॉर्टकट और बताता हूं। एनर्जी निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, ये है 1240 बटे में लैम्डा। कंडीशन ये है कि लैम्डा नैनोमीटर में होना चाहिए और आंसर जो है वो डायरेक्ट आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। आंसर जो निकलेगा वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। अब सौभाग्य से लैम्डा हम लोगों को नैनोमीटर में दे ही रखा है, तो इसकी वैल्यू को उठा करके डायरेक्ट इधर पुट कर दो, 1240 बटे में 412.5 और आंसर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो लगभग 3 आना चाहिए, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लगभग 3 समथिंग आएगा। तो 3 अगर आएगा तो इसमें से और इसमें से तो इमिशन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी लाइट के अंदर ज्यादा एनर्जी है और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने को कम एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों में से तो एमिशन हो जाएगा। इन दोनों में से नहीं हो पाएगा। एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ये देख लेना कि 3.20 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। मेरे हिसाब से कम आना चाहिए, तो इसमें से और इसमें से एमिशन नहीं होगा। इस तरीके से टैकल किए जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन, कहता है भाई एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया और कहता है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालो। 2 पार्टिकल दिए हुए भाई, पहला दिया हुआ है अल्फा, समझ के चलें अल्फा होता है 2He4, दूसरा दिया हुआ है प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन होता है 1H1। ये कहता है कि इनको दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। तो अब वो फॉर्मूला याद करो जिसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ साथ पोटेंशियल भी आता हो। तो फॉर्मूला है, हम ऐसे लिख देते हैं, यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में √2mQV। यहां पे V पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होती है। तो ये फॉर्मूला इन दोनों के लिए लगाओ, लैम्डा अल्फा H अपॉन में √2 इंटू में मास ऑफ अल्फा। अब मेरी बात ध्यान रखना, जब कभी भी रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवीजन करेंगे, तो मास नंबर को मास की जगह और एटॉमिक नंबर को चार्ज की जगह रखा जा सकता है। तो मास नंबर ये हो गया 4, चार्ज इसका हो गया 1 और वोल्टेज है V। बिल्कुल ऐसे ही प्रोटॉन का अगर निकालें तो H अपॉन में √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू में V। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 2। और अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा प्रोटॉन बराबर H अपॉन में √2 इंटू 4 इंटू V इंटू में √2 इंटू V अपॉन में H। देखो H से H कट गया, 2V से 2V कट गया और लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा प्रोटॉन आ गया भाई 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। हाँ ना बोलो? नहीं, इसमें थोड़ी सी हम लोगों से गड़बड़ हो गई ना। हाँ ये देखो ना, यहां पे जो मास जो चार्ज रखा हमने अल्फा का, वो 2 रखना चाहिए था ना हमको, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो यहां पर एक 2 रह जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2√2। ये हुआ। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर समाप्त हुआ। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना। कहता है एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 6 × 10⁻⁻17 जूल है। कहता है जो वेवलेंथ है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी की इस एनर्जी वाले फोटोन की वेवलेंथ होगी। तो ये कहता है मोमेंटम निकालो इलेक्ट्रॉन का। अब समझो बात को, एनर्जी अगर ये है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो यहां से अगर एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो तो 6 × 10⁻⁻17 बराबर hc/λ।
तो लैम्डा आपका आ जाएगा Hc/6 इंटू में 10⁻⁻17। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ इतना ही है, और ये आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करो। ध्यान से देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएं तो लैम्डा बराबर H/P होगा भाई। तो P बराबर क्या होगा, H/λ, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो यही है ना, तो इसकी वैल्यू को देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, Hc/6, और ये आपका यहां पे आ गया, H ने H को मार दिया, 6 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन में 3 इंटू 10⁸, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू ये 10 की पावर भी ऊपर आएगी भाई, है ना, हाँ ना बोलो, और 17 और 8 ऐड कर लीजिए, 25 हो जाएगा टोटल 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आप लोगों का मोमेंटम। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 अब आप एक बार ही ट्राई कर सकते हो खुद से, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन मैंने 1 मार्कर में आप लोगों को एग्जैक्टली करवा दिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिएगा। अब एक काम करें, इसको पहले उतारें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एकदम डिट्टो रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लोग अलग से नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। ये थ्योरी का सवाल है, इसको समझना भी पड़ेगा हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कहता है एक्सप्लेन करो ब्रीफली द रीजंस व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट was not able to explain the observed features of photoelectric effect। तो बेसिकली सवाल ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, ऐसे बताओ हम लोगों को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लाइट को वेव मान के क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इस बात का क्या रीजन है। तो मैं इसका आंसर तुम लोगों को डिक्टेट करता हूं, आप लोग लिखो। जैसे पॉइंट नंबर 1, फिर मैं समझाऊंगा अभी क्या है। लिखिए पॉइंट नंबर 1, इफ लाइट इज कंसीडर्ड अ वेव, if light is considered a wave, comma, electrons must be emitted from the whole surface, but actually electrons are emitted only from the point where light falls, फुल स्टॉप। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जैसे मान लो मैं इसको ये पूरे मेटल का सरफेस मान लूं और मैं लाइट को वेव मानूं, वेव इसके ऊपर आकर के पड़ेगी तो पूरे सरफेस पे फैलनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन भी जो हैं पूरे सरफेस से निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस पॉइंट से निकलता है जिस पॉइंट पर लाइट आकर के पड़ती है, जो ये दिखाता है कि लाइट यहां पर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। और इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ लाइट इज कंसीडर्ड अ वेव, if light is considered a wave, comma, on increasing the frequency, photoelectric current must increase. On increasing the frequency, photoelectric current must increase, but actually photoelectric current is independent of frequency। तो ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि भाई अगर हम लाइट को बेसिकली वेव मानते हैं, सपोज कीजिए, तो लाइट की जो एनर्जी है, क्योंकि एच न्यू है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ जाना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हम लॉज में भी पढ़ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों पॉइंट से प्रूव होता है कि लाइट यहां पर पार्टिकल नेचर शो कर रही है। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 6 तो थ्योरी का क्वेश्चन था, हम लोगों ने लिखवा दिया 7th भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7।
कहता है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शंस H1 एंड H2, और यहाँ पे W1 W2 भी दे दिया। ऑन व्हाट फंक्शन डज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन डिपेंड। ये सवाल बड़ा ज्यादा पूछा जाता है। देखो मैं बताता हूं तुम लोग को, इसने क्या काम किया हुआ है, इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया हुआ है, इस तरफ ली हुई है फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कह लो आप, ठीक है। कहता है दो अलग अलग वर्क फंक्शंस के लिए ग्राफ दिया हुआ है, एक तो ये और एक ये। आपको बेसिकली उसने ग्राफ बनाने को बोला है, तो आप ऐसे बनाओगे, एक तो ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, जैसे इसका वर्क फंक्शन W1 और इसका वर्क फंक्शन W2, दो अलग अलग के लिए ऐसे बन जाएगा। मैं आपको एक लाइन से सिखाता हूं, लाइन तो यहां पे एक्चुअली कितनी बना लो, सबका स्लोप सेम आएगा। तो उसने पूछा, दो चीजें पूछी हैं कि सबसे पहले तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, ठीक है, और दूसरा ये इंटरसेप्ट किस चीज पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दो जरा, जैसे हम बात करते हैं स्लोप की, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया स्लोप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो, ये A ये B, और यहां से क्या काम करो, एक ट्राइंगल पूरा कर लो C, ये एंगल मान लो थीटा। याद रखना हमेशा स्लोप जो होता है वो बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर है AC और बेस है BC। ध्यान लगा के देखो तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC इस वाली साइड पे आएगा, AC निकालने के लिए इतने में से इतने को माइनस करना पड़ेगा, और इस साइड पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो AC को लिख सकते हैं डेल्टा V0, माइनस करते हैं तो डेल्टा आ जाता है। ऐसे ही BC निकालने के लिए इतने में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो और क्योंकि इस साइड पे फ्रीक्वेंसी है तो हम लिख देते हैं डेल्टा न्यू, यानी कि स्लोप जो है वो डेल्टा V0 अपॉन में डेल्टा न्यू हो गया बेसिकली। सबसे पहली बात तो ये। अब आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और दूसरी वाली इक्वेशन यूज करेंगे कि EV0 इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन भी मैं थ्योरी में लिखवा चुका हूं, और अब हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। E का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, V0 का करेंगे, dV0 अपॉन dt, प्लस V0 का नहीं कर रहे, E का करेंगे d बाई dt ऑफ E। ऐसे ही यहां पे H का नहीं किया, न्यू का किया, d न्यू बाई dt, प्लस न्यू का नहीं किया, H का डिफरेंशिएशन किया, और माइनस में जीरो। इसको जीरो क्यों लिखा गया, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है जीरो। ये बचेगा E इंटू में dV0 अपॉन में dt प्लस में जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बराबर H इंटू में d न्यू बाई dt प्लस में जीरो। क्योंकि ध्यान से देखो H भी एक कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, जीरो। इधर लिखते हैं, बचेगा E इंटू में dV0 बाई dt इज इक्वल टू H इंटू में d न्यू बाई dt। टाइम लिमिट बहुत कम हो तो इसको डेल्टा V0 और उसको डेल्टा न्यू लिख सकते हैं। इस न्यू को इधर ले लीजिए, डेल्टा V0 अपॉन में डेल्टा न्यू बराबर क्या आया, H बाई E। ध्यान लगा के देखो, क्या डेल्टा V0 बाई डेल्टा न्यू ही स्लोप है, यानी कि स्लोप जो निकला वो निकला H बाई E। सो बेसिकली व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू H बाई E। स्लोप किसके बराबर आया भाई, H बाई E के बराबर आपका निकला स्लोप। याद करो, जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि स्लोप H बाई E होता है, और मैं फिर से बता देता हूं, H भी कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है, इसलिए स्लोप कांस्टेंट आएगा।
अगर एग्जामिनर ये सवाल पूछ ले कि भाई यहां पर एक्चुअली क्या है, जितनी भी लाइन तुम ड्रॉ करो अलग अलग वर्क फंक्शन के लिए, जैसे W2, W3, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वर्क फंक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, क्योंकि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो ये देखो ना, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी और इससे भी ज्यादा होगी, है ना। तो जितनी भी लाइन बनेंगी सबका स्लोप सेम आता है। स्लोप सेम इसलिए आता है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम लोग h की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो h बराबर होना चाहिए E इंटू में स्लोप। ये चीज भी कई बार एग्जामिनर ने पूछी है एग्जाम में कि भाई इस ग्राफ का इस्तेमाल करके स्लोप कैसे निकालेगा, तो स्लोप निकलेगा h बराबर E इंटू में स्लोप। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इसका खत्म हुआ। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि ये इंटरसेप्ट क्या दिखा रहा है। अब इस बात को समझो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना भाई। अब ये एंगल भी अगर थीटा है तो अच्छा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम न्यू नॉट मान सकते हैं। यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है इसको कह दो P, इसको कह दो Q, इसको कह दो R। ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल PQR अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा क्या होना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यार परपेंडिकुलर है QR और बेस जो है वो है PQ। अच्छा, tan थीटा ही स्लोप था जो हमने पहले से निकाला, तो मतलब tan थीटा की जगह हम रख सकते हैं h बाई ई। QR की वैल्यू मुझे पता करनी है और ध्यान से देखो PQ क्या है, न्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि QR नीचे की साइड है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसकी वैल्यू को लेंगे माइनस का QR। तो ध्यान लगा के देखो, QR बराबर बनेगा माइनस का h न्यू नॉट बाई ई, और h न्यू नॉट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आएगा माइनस फाई नॉट बाई ई। और इसलिए हम ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट क्या डिनोट करता है, कि ये डिनोट करता है भाई माइनस फाई नॉट बाई ई। उसका भी ये प्रूफ हो गया। तो यहां पर आकर के हमारे 2 नंबर के सवाल जो है खत्म हो जाते हैं। और इन्हीं 2-2 और 1-1 नंबर के क्वेश्चंस को कंपाइल करके ना बेसिकली 3 मार्कर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिए भी हुए हैं। आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन अब हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, आप लोग ट्राई कीजिए इनको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, सपोज करो आप चाहते हो कि उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिले, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको बता दो। तो जब अगली वीडियो हम अपनी लेकर के आएंगे तो उसके अंदर हम इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो भी इंक्लूड कर देंगे। बाकी मेरी प्रेफरेंस ये है कि पहले अब आप एक बार ट्राई करो, ठीक है भाई, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो आज यहां पर हम लोगों का डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन खत्म हो गया। कोशिश की गई है कि सभी मेजर क्वेश्चन, सभी मेजर पार्ट कवर किया जाए, और क्योंकि क्रैश कोर्स का सीरीज है तो 100% तो सब कुछ कवर कर पाना मुमकिन नहीं है भाई। पूरे साल का सफर 1 महीने में या 1.5 महीने में पूरे अच्छे तरीके से कर पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश की गई है। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जो है पूछ लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे डुअल नेचर खत्म हुआ। अच्छा, जो भी बुक आपके पास है वहां से भी अब अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका भी हम आप लोगों को जो है ना सॉल्यूशन दे देंगे। तो डुअल नेचर यहाँ पे खत्म होता है। अगली जो क्लास अब हम लोगों की रहेगी, अगली जो वीडियो रहेगी, उसमें एक नई यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ाया। और अगर आप कोई वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक हम लोगों को देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।